गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ फेस टू फेस टॉक में मौजूद हैं राहुल ओझा जी, जो कि वार्ड नंबर 75 के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए आज बंगाल के राजनीति को लेकर राहुल ओझा जी से चर्चा करते हैं और उनसे कई सारे सवालात करते हैं। राहुल ओझा जी, आपका द लोकल जर्नलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आपके जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट को, मेरा सभी को नमस्कार है, सलाम है। राहुल जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहला सवाल, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के आने के बाद जिस तरह से धड़ल्ले से तृणमूल कांग्रेस और दूसरे पार्टी के जो लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे बंगाल की राजनीति में क्या चेंजेस आ सकता है? किस करवट बंगाल की राजनीति जाएगी आने वाले चुनाव में, 2021 के चुनाव में? आपको क्या लगता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिधर ममता बनर्जी रहेगी, पश्चिम बंगाल की जनता उधर रहेगी, ये मेरा मानना है। करवट किसी भी तरफ पलटने वाली नहीं है। आप 2-4 विधायकों को अपने तरफ जोड़ लीजिएगा, उनको अपने तरफ खरीद फरोख्त कर लीजिएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा हम लोगों का मानना है, जो लोग पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, जो लोग नागरिक हैं, ममता बनर्जी ने उनके लिए विगत 2011 से लेकर के आज 2020 तक जितने भी विकास के कार्य किए हैं, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर अभी भी पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास वैसे ही है जैसे 2011 में था। और ममता बनर्जी के लोकप्रियता के आगे, आप जैसा कि जानते हैं, पहले हम लोग देखा करते थे कि ऐसा जो विरोधी दल के नेता लोग हैं, ये लोग आरोप लगाते थे कि तृणमूल कांग्रेस में तो एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। मतलब ममता बनर्जी ही एक तो है, बाकी सब और कोई फैक्टर नहीं बनता है इस पश्चिम बंगाल के राजनीति में। लेकिन आज देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इसी पश्चिम बंगाल के राजनीति में। कोई एक विधायक बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहा है, कोई एक छोटा सा नेता बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहा है, तो ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कितना बड़ा आदमी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। देखिए, आज भी मैं आपको बताता हूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस में नेत्री सिर्फ एक है, ममता बनर्जी, जिसको देख के लोग वोट देते हैं, जिसको देख करके लोग अपना प्यार देते हैं। क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जिस तरीके का आंदोलन किया है, यह हमारे जहन में आज भी है। लोगों के वोटिंग राइट्स के लिए आंदोलन किया है, किसानों के लिए आंदोलन किया है, यहाँ के कैसे पश्चिम बंगाल में बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए आंदोलन किया है। तो लोगों का भरोसा उसी तरीके से आज भी ममता बनर्जी के ऊपर कायम है। हालांकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक साख की लड़ाई हर प्रदेश में बन जाती है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जिस राज्य में राजनीतिक तौर पे कमजोर हैं, वहां पे इसी तरीके का बवंडर मचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली के चुनाव के दौरान अलका लांबा के साथ में 20 से 21 विधायकों को तोड़ लिया गया था और बीजेपी में शामिल करा लिया गया था। लेकिन फिर हमने रिजल्ट में क्या देखा कि वही आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 70 में से 62 सीट लेकर के फिर से एक बार विधानसभा में अपने सरकार को बनाया और अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और अमित शाह जी बंगाल में आए, घूमे, थोड़ा यहाँ के संस्कृति के बारे में जाने, हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आए, थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जाने, सुभाष चंद्र बोस के भी बारे में जाने। सिर्फ आकर के राजनीति रोटी सेकने का काम ना करें। राहुल जी, 4.5 साल तक विधायक जो भी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पार्टी में उस तरीके का इज्जत नहीं मिला या पोजीशंस नहीं मिला, वो काम करने का मौका नहीं मिला। 5 साल की सरकार की हुकूमत में 4.5 साल तक उन्हें ये चीज का ख्याल नहीं आया। आखिर के 5 महीने 6 महीने में ये चीज क्यों ख्याल आ रहा है छोड़ते वक्त? इस पर क्या कहेंगे? दुख होता है हम लोगों को। हम लोग भी उसी राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग भी जिस तरीके से सब कुछ देखते आ रहे हैं, बहुत दुख होता है देखकर इन चीजों को कि जो व्यक्ति 4.5 साल तक सरकार के सत्ता को भोगता है, जिसके पास 2-2 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट रहते हैं, जिसके पास 5-5 म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, उसके साथ में और भी बहुत सारे तरीके के उसको राज्य सरकार द्वारा उसको और अच्छा मजबूत बनाने की स्थिति में जो दिया जाता है, संसाधन दिया जाता है, उसके बाद भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को बहुत दुख होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक विधायक को
इस जगह पे पहुंचाने में हम लोग का भी मेहनत और योगदान बहुत रहता है। जब इस तरीके का काम कोई व्यक्ति करता है तो संगठन का तो नुकसान होता ही है, साथ में जितने भी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल लगाकर उस एमएलए को जिताने में काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अफसोस की बात होती है। तो मेरा ये मानना है कि जहां पर भी इस तरीके के विधायक पार्टी में इधर से उधर होते हैं तो वहां के जो कार्यकर्ता होंगे जरूर इसका आने वाले समय में जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, खास तौर पे जो देखा जा रहा है हिंदी भाषी बेल्ट में बीजेपी एक तरह से मजबूती मिल रहा है और हिंदी भाषी जो लीडर्स हैं वो भी कई हद तक स्विच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या तमाम जो हिंदी भाषी 100% बीजेपी जिस तरीके से देखा जा रही है कि उनके तरफ ही स्विच कर गई, और स्विच करने का रीजन क्या हो सकता है? क्या ममता बनर्जी की तरफ हिंदी भाषी वाले नहीं हैं? ये दिखाने की कोशिश की जाती है आजकल मीडिया में। देखिए, ये धारणा बनाने की कोशिश है। आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में जो पिछले जो सांसद का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कितने हिंदी भाषा भाषी सांसद चुन के गए? आप जितने भी देखिएगा उसमें बंगाली भी बहुत सारे हैं। ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है। ये कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है, ताकि वो चाहते हैं कि जो हिंदी भाषा भाषी जो वोटर्स हैं उनके ऊपर कैसे अपना निशाना साधा जाए। ऐसा मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में जितना खुशी से और जितने संपन्नता के साथ पश्चिम बंगाल के बंगाली रहते हैं, उतने ही खुशी से उतने ही संपन्नता के साथ पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषी लोग भी रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब पक्षपात नहीं होता है। क्या आज तक आप लोग, क्योंकि आप बचपन से रहे हैं बंगाल में और फैमिली भी रहे होंगे, आपके माता पिता भी, क्या कभी ऐसा लगा है कि डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेजेस को लेकर के बंगाल? बिल्कुल नहीं। आप देखिए हिंदी भाषा भाषी हम लोग तो, आप जहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जस्ट इसके सामने में, इस ऑफिस के सामने में छठ पूजा होता है। आपको पता होगा हिंदी भाषा भाषियों के लिए कितना बड़ा त्योहार है, क्योंकि बिहार यूपी के जो लोग हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा ये त्योहार है, आस्था का पर्व है। तो इसमें देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आती हैं यहाँ पे बधाई देने के लिए, और साथ ही साथ जितने घाट हैं यहाँ पे इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए बनाया गया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 2 दिन का राज्य स्तरीय छुट्टी दिया गया, ताकि छठ पूजा के वजह से जो भी परिवार के लोग छठ पूजा करते हैं वो कल ऑफिस नहीं जा पाएंगे। ये 2 दिन का पूजा होता है, उसके लिए ममता बनर्जी ने इतना कुछ सोच समझ के रखा। अभी आप जानते होंगे हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में आ रहा है, उसका नींव रखा गया, उसके लिए ममता बनर्जी ने बजट भी अलॉट कर दिया है। तो मैं नहीं मानता हूं। ये देखिए एक कोशिश किया जा रहा है, चूंकि एक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों में भेदभाव पैदा करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना, अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये लोग कि हिंदू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के बहुत जागरूक हैं, ये लोग तो इसमें बट नहीं रहे। तो अब हिंदी भाषा भाषी लोगों को भी बांटने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ हिंदी भाषा भाषी लोगों को बांट करके अपने वोट बैंक की राजनीति में साधा जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके का भाजपा आरोप लगाती है खासतौर पे सीएम ममता बनर्जी को लेकर के कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है या फिर तमाम लोगों को एक साथ लेकर के सीएम ममता बनर्जी चल रही है? और एक बात है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, और जैसा कि सीएम ममता बनर्जी कहती है कि अगर जो वर्ग कमजोर है उसे अगर सपोर्ट ना किया जाए तो वो पीछे रह जाएगा। क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट करना क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है हिंदुस्तान की राजनीति में? आप इसे किस नजर से देखते हैं? जी, ये तो पहला तो ये बहुत ही खूबसूरत सवाल, और हम चाहते हैं कि आजकल के पत्रकार भाई जो हमारे हैं, जो लोग अभी तक बिके हुए नहीं हैं, वो लोग इस तरीके का सवाल पूछें। देखिए, ये अपीजमेंट का पॉलिटिक्स ये कब से शुरू हो गया? जब आप जानते हैं ममता बनर्जी के कार्यों में आप कोई नुक्स नहीं निकाल पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक धर्म के चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2011 से पहले जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने क्या कहा था कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का हालत सबसे ज्यादा बदहाल किया गया है, बदहाल दिखाया गया है। तो ममता बनर्जी ने क्या बोला कि अगर वो सरकार में आती हैं तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार काम करेंगे पश्चिम बंगाल में। ये तो वादा उन्होंने किया था, तब तो सभी लोगों ने उनको वोट दिया। अब बिल्कुल उसी रास्ते पे चलते उन्होंने मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि ममता बनर्जी ने काम नहीं किया है।
उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। लेकिन ये बात बोल देना कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया गया, ये गलत है। इसको मैं जहां तक मानता हूं, इसको तोड़ मरोड़ करके पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक कॉर्नर, मतलब एक तरीके से, अब चूंकि विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, एजेंडा नहीं रहता, इसलिए वो क्या करते हैं, ममता बनर्जी को एक मुस्लिम तुष्टीकरण में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये मामला सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं होता, और दूसरे राज्यों में जितने भी कांग्रेस है और दूसरे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन पर भी ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। ये देखिए, बेबुनियाद सी सवाल है। अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो सबके लिए एक नेता काम करता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो अपने विचारधारा को सामने में रखते हुए उसको दिखाना है कि ये जो नेता है सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए काम करता है, अदरवाइज उनका पॉलिटिकल फेलियर वहीं पे हो जाएगा। तो आप देखिए ना, आज जो किसान भाई आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो क्या मुसलमान हैं? इससे पहले हम लोगों ने देखा था, देखिए, देश के जवान भी रास्ते में आ जा रहे हैं मोदी के खिलाफ में, किसान भी रास्ते में आ जा रहे हैं मोदी के खिलाफ में, नौजवान भी रास्ते में आ जा रहे हैं मोदी के खिलाफ में। लेकिन चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये लोग मिसलीड करते हैं, आई वॉश करते हैं पब्लिक को ये बता करके कि ये तो सारे मुसलमान हैं, ये तो सारे देशद्रोही हैं, ये तो अर्बन नक्सल के लोग, ये कैटेगराइज करके उनके ऊपर तमगा लगा देते हैं ताकि ये अपने एजेंडा को ठीक से चला पाए। मेरे नजर में ऐसा कोई भी बात नहीं है। फिरहाद हकीम एक मुसलमान एमएलए है, एक विधायक है हम लोग का कोलकाता पोर्ट एरिया की तरफ से, और हम लोगों को इस बात पे गर्व है कि उसने भोई कैलाश मंदिर को बनाया है। ये बात आकर के देखना चाहिए जो भाजपा करने वाले लोग हैं। फिरहाद हकीम ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम कोलकाता पोर्ट एरिया ही नहीं, चूंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ म्युनिसिपल अफेयर मिनिस्टर भी हैं और कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं, अभी वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा कलकत्ता शहर से लेकर के पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर का आप देख लीजिए काम हुआ हो, जो स्काई वॉक बना है, जिस तरीके का काम करते हैं। इसमें देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है। किसी भी नेता को छोटा करना है, उसको एक कॉर्नर में कर देना है। मुसलमान, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली नेता है, इनके ऊपर तमगा लगा देना। आप हमें बताइए, 3 तलाक किससे जुड़ा हुआ मसला है? मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है। आप क्यों फिर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने जा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए? ये तो बीजेपी के लोगों से आप बात कीजिए, बोलते हैं कि हम लोग मुसलमानों में भी डिवाइड कर दिए हैं, मुसलमान महिला बीजेपी को वोट करेंगे और मुस्लिम मर्द जो होगा वो अलग पार्टी को वोट करेगा। और एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके बात से, मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लाके बहुत खुशी मना रहे थे जैसे भाजपा वाले, कुछ दिन आगे बीजेपी के जो एक एमपी है सौमित्रा खान, उनकी वाइफ टीएमसी में स्विच की, तो वो बोले कि हम अभी इंस्टेंट डिवोर्स देते हैं, तो उनके लिए तलाक नहीं है। सोचिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुसलमानों से तुम्हें इतना परेशानी है तो मुख्तार अब्बास नकवी, जो तुम घर वापसी का प्रोग्राम चलाते हो भारतीय जनता पार्टी, उनकी घर वापसी करा दो। शहनवाज हुसैन, उनकी घर वापसी करा दो। और भी पश्चिम बंगाल में तमाम मुस्लिम चेहरों को खरीदने की कोशिश हो रही है। देखिए, आप भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस सेक्शन का वोट ले पाएं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके वजह से आप क्या करते हैं, गुस्सा में गाली देने का काम करते हैं, गुस्सा में किसी एक नेता को सिर्फ मुस्लिम के कैटेगरी में डालने का काम करते हैं। लेकिन जनता बुद्धू नहीं है। आज की 21वीं सदी की जनता बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है। उन्हें पता है उनके लिए काम कौन कर रहा है। ये धर्म की उन्माद की राजनीति फंसा करके, दंगा फसाद की राजनीति कर करके आने वाले समय में देश का विकास नहीं किया जा सकता है। ये बात हर नौजवान को समझना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए। जो लोग विकास की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, उनके लिए धर्म, जात, मजहब कोई फैक्टर नहीं करता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए काम करते हैं। बस यही उनका आइडेंटिटी होता है। और एक सवाल है राहुल जी, अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से द्वारे सरकार नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें करीब करीब 11 स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही थी, तमाम स्कीम्स के बारे में लोगों के घर तक जाकर बताया जा रहा है। और स्वस्थ साथी बोल करके जो योजना है उस पर ज्यादा फोकस किया गया, 5 लाख मेडिक्लेम पर फैमिली को लेकर के। आपको क्या लगता है ये जो स्कीम्स है ये आने वाले चुनाव में कितना असरदार रहेगा? और दूसरा सवाल कि जिस तरीके से भाजपा खास तौर पर जो इल्जाम लगाती कि मुसलमानों को अपीजमेंट किया था, क्या ये स्कीम क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, इससे क्या नॉन मुस्लिम्स को कुछ फायदा नहीं है? इस पर क्या कहें? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और मैं वो पिछला सवाल आपको भूल गया, चूंकि वो सुजाता मंडल खां जो हमारी पार्टी को ज्वाइन की हैं, ये बीजेपी का असली हकीकत चेहरा दिखाता है। देखिए, एक महिला को अधिकार है इस लोकतंत्र में, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है।
और उसको ज्वाइन करने की सजा क्या है? वही पार्टी के लोग जो महिलाओं के अस्मिता और उनके इज्जत की दुहाई देते हैं कि उनके सम्मान के लिए वो 3 तलाक बिल लेकर के आते हैं, आज उसी महिला को, जो उसने एक महिला का साथ देने का काम किया, ममता बनर्जी का साथ देने का काम किया, उसको डिवोर्स लेटर भेज दिया गया। तो ये समझिए, मैं यहाँ के जनता से सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि समझिए, आंख को खोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति करने की, ये राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में कोई जगह नहीं रखता है। दूसरा सवाल जो आपने अभी किया कि जो पश्चिम बंगाल द्वारा जो दुआरे सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, मतलब ये पहली बार भारतवर्ष में कोई राज्य सरकार के द्वारा लोगों के घर तक पहुंच के कैसे काम करना है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मैं देखता हूं। साथ ही साथ इसका जो फीडबैक हम लोगों को जनता से मिल रही है, लोगों से मिल रही है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, मतलब ये हमें भरोसा दिलाता है कि अब किसी नेता को इधर आने जाने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पश्चिम बंगाल के राजनीति में। ममता बनर्जी खुद द्वार पे खड़ा होकर पश्चिम बंगाल के लोगों का काम कर रही हैं। आपने बोला स्वास्थ्य साथी के बारे में। स्वास्थ्य साथी, देखिए, इस तरीके का एक योजना, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए लेना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कॉपी, इसके ऊपर कॉपीराइट का केस करना चाहिए। ये लोग पश्चिम बंगाल से सीख करके योजना बनाते हैं। आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक योजना लेकर के आए थे। जानते हैं किसका कॉपी था? कन्याश्री का कॉपी था, जो ममता बनर्जी ने बहुत पहले इस राज्य में इंप्लीमेंट किया था। उसकी वजह से उन्हें अवार्ड भी मिला। इसकी वजह से उनको वर्ल्ड फोरम पे अवार्ड मिला है। यूनाइटेड नेशन ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको मतलब सराहना की इस कार्यक्रम की, इस योजना की। अभी स्वास्थ्य साथी, आयुष्मान भारत नाम का एक योजना ये केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है। इसमें आप देखिए, इन्होंने पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ के जनता की आबादी में मात्र 40 करोड़ लोगों को ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने का ये लोगों ने वादा किया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ये लोग बार बार आकर के, इनके पास एक ही भाषण है, आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा, ममता बनर्जी केंद्र सरकार की स्कीम को लागू नहीं कर रही हैं। आप हमें बताइए, पश्चिम बंगाल में जो आबादी है, यहाँ की जो आबादी है 10 करोड़ की आबादी, उसमें मात्र ये आयुष्मान भारत के माध्यम से लोग 1.5 करोड़ आबादी को जोड़ने का काम एक प्रपोजल दिए पश्चिम बंगाल के नेत्री को। ये भी स्वास्थ्य साथी योजना 2016 की योजना है। ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों का, 10 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा इस स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से किया है। आयुष्मान भारत 1.5 करोड़ लोगों का होता, स्वास्थ्य साथी पूरे 10 करोड़ लोगों का पश्चिम बंगाल में इसके आधार पे स्वास्थ्य साथी कार्ड से जोड़ा गया है, ताकि वो लोग जो स्वास्थ्य साथी का जो हम लोग साथ में एक डायरी दे रही है सरकार, जिसमें जो प्राइवेट अस्पताल भी, चूंकि आपको बता दूं ये बात सभी लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल में जितने सरकारी अस्पताल है उसमें मुफ्त में ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ मेडिसिन जो होता है वो भी फेयर प्राइस के तहत में 70% कम पैसे में मेडिसिन मिलता है। उसके साथ अभी ममता बनर्जी ने प्राइवेट अस्पतालों में, मतलब बेसरकारी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का ये मेडिकल बीमा देने का काम कर रही है स्वास्थ्य साथी के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये जितने नेता अदलू बदलू और खरीद फरोख्त के शिकार हो रहे हैं, इनको कल समझ में आएगा कि जनता का कनेक्शन डायरेक्ट ममता से है, बीच में किसी बिचौलिए की ज्यादा जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी हमेशा एक बात बोलते आई हैं कि आमादेर कार्यकर्ता, आमादेर कर्मी ही आमादेर संपद। तो कर्मी अगर रहेंगे, नेता रहे ना रहे, हमें कोई फर्क नहीं। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम सिर्फ कर दे पब्लिक का, तो ममता बनर्जी और जनता के बीच का कनेक्शन कोई नहीं काट सकता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राहुल जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा गया कि विंटर सेशन पार्लियामेंट में शीत सत्र को रद्द कर दिया गया कोरोना की दुहाई देकर, और वही चीज 3-4 दिन पहले देखा जाता है, जो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी आते हैं बंगाल के बोलपुर शांति निकेतन एरिया में और एक विशाल जनसभा दिखाया था। क्या उस वक्त कोरोना का ख्याल नहीं आया सरकार के जहन में? अब क्या बता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत राजनीतिक दल है। मैं तो इसको इसलिए अद्भुत बोलता हूं क्योंकि इसका समय समय पे अपने हिसाब से रूल्स बदल जाते हैं राजनीति के, लोकतंत्र में अपने हिसाब से। कभी अब सपोज राहुल ओझा तृणमूल कांग्रेस करने वाला एक कर्मी है,
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेगा तो बोलेगा राहुल ओझा अच्छा आदमी नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस करता है, वो इस करप्शन में लिप्त होगा, उस करप्शन में लिप्त होगा। लेकिन जैसे ही राहुल ओझा जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो तुलसी पत्ता का धोया हुआ हो जाता है। ऐसे तरीके का इनका मैंने बताया, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अद्भुत तरीके का राजनीतिक दल है। शीत सत्र में बंद किया गया, क्या लगता है फार्मर बिल्स भी एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, जिसको आप हिंदी में बोल दीजिए दूसूत्री कार्यक्रम। एक ही एजेंडा है, कैसे इस देश के सारे संपत्ति को कॉरपोरेट के हाथों में बेच दिया जाए, अंबानी और अडानी के हाथों में बेच दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन फंडिंग जो इनको वहां से मिला है उसका कर्ज इनको चुकाना है, वरना अंबानी और अडानी भी मुंह खोल सकते हैं। ये बात का डर हमेशा मोदी जी को सताए रहता है। इसलिए अब चूंकि अध्यादेश ला के बिल पास करना है तो पार्लियामेंट सेशन खोलेंगे वो लोग, संसद में चर्चा कराएंगे वो लोग बिल पे। आपको लगता है इतने बेवकूफ तरीके के ये लोग बहुत शातिर लोग हैं जो इस देश को एक बहुत यूनिट बना करके तरीके से लूट रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो पीएसयू जो बिक्री कर रहे हैं ये लोग, रेलवे को बिक्री कर रहे हैं लोग, बहुत ही शातिर दिमाग से लोग बिक्री कर रहे हैं। पीएसयू रहेगा तो इनको तो वहां से फंडिंग नहीं मिलेगा, पीएसयू को प्राइवेट कंपनी बना देंगे, उसको बेच देंगे, तो जो कॉर्पोरेट को बेचेंगे वो तो इनको राजनीतिक रूप से चंदा देगा। तो ये लोग बहुत सोच समझ के ये काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा आलोचना होगा। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई देश से, सीबीआई के ऑफिस के बाहर ही मोदी जी को अपना ऑफिस बना लेना होगा, क्योंकि रोज वहीं पूछताछ होगा। ये मोदी जी को याद रखना चाहिए। और हमारे मोटा भाई ये तो कहीं ना कहीं हमको लगता है जैसे मेहुल चौकसी देश पार तरी पार हो गए, नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गए, अमित शाह भी देश छोड़ के भाग जाएंगे। इस तरीके का हम लोग का जो ख्याल है ये है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों इस वक्त आप हमारे साथ फेस टू फेस टॉक में हमारे साथ मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के 75 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी राहुल ओझा जी, जिन्होंने हमारे तमाम जो सवालात थे, तमाम सवालातों का बड़े ही बेबाकी से और बड़ी ही संजीदगी से और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया और जवाब देने की कोशिश की। और 100% उन्होंने तमाम सवालों का सही तरीके से जवाब दिया। आपको अगर ये वीडियोस हमारा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। राहुल ओझा जी का भी ये कहना है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि बंगाल की जनता आने वाले वक्त में जो है तृणमूल कांग्रेस की जो इनकी जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके कामों को देख करके चुनाव में वोट करेगी। आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए, द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए आप फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब हमें दे इजाज़त। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, थैंक यू।